अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो पीएमसी का टॉपिक 1 है, जिसमें हम फोर्स एंड मोशन को डिस्कस कर रहे होंगे। तो फोर्स एंड मोशन ये बेसिकली पीएमसी का टॉपिक 1 है और इसमें आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। और इसी के साथ साथ डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और डिफरेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि डिस्टेंस क्या है, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। अगर एक मैसम की बॉडी एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक मूव की है तो दो पॉइंट्स के दरमियान जो एक्चुअल पाथ लेंथ है डियर स्टूडेंट्स उसे हम डिस्टेंस कहते हैं। तो पता ये चला कि जो डिस्टेंस है इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ। अब डिस्टेंस के बारे में मैं ये सारे पॉइंट्स बता रहा हूं कि डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ है। अब डियर स्टूडेंट्स एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। डिस्टेंस के बारे में एक और बात याद रखिए कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है डियर स्टूडेंट्स और इसके एसआई यूनिट मीटर है जिसे हम एम से डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में दो पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं, तो जरा देखिएगा कि व्हाट इज मेंट बाय डिस्प्लेसमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। फर्स्ट करें ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान, इन दो पोजीशंस के दरमियान एक मैसम की बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट इरेक्ट पाथ है हम उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट इरेक्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, शॉर्टेस्ट इरेक्ट पाथ। और डियर स्टूडेंट्स अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो उसमें यह बात भी लिखी हुई है कि डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे डी से डिनोट किया जाता है। तो इसके ऊपर एरो हेड लगाने का यह मकसद है डियर स्टूडेंट्स कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इस बात को मेंशन कर लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है जी। और इसके यूनिट्स भी क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसके यूनिट्स भी मीटर हैं जिसे एम से डिनोट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि हमने डिस्टेंस, ठीक है जी, और डिस्प्लेसमेंट इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। आइए डियर स्टूडेंट्स अब जरा ग्राफिकली इस चीज को समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। तो इसके लिए सपोज कीजिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है लाइक दिस डियर स्टूडेंट्स, ये एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। यहां पे एक पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स। तो इस पॉइंट को विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जब मैं लोकेट करूंगा डियर स्टूडेंट्स तो यहां से एक पोजीशन वेक्टर इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो इसे पोजीशन वेक्टर R1 का नाम देंगे। पोजीशन वेक्टर बेसिकली एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एक्स वाई प्लेन में मौजूद किसी भी पॉइंट को लोकेट करता है। तो लेट्स से ये पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर है R1। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एक दूसरा पॉइंट है, ठीक है, जिसे कौन लोकेट कर रहा है, यह है पॉइंट बी और इसे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो पोजीशन वेक्टर लोकेट कर रहा है वो है R2। अब डियर स्टूडेंट्स मैसम की बॉडी ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जो डिस्टेंस कवर किया, जो एक्चुअल पाथ लेंथ है उसे मैं शो कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो एक्चुअल पाथ लेंथ है वो ये है, जो आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो ये एक्चुअली एस डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। अब देखें इस पॉइंट को नाम दे देते हैं कि दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब डियर स्टूडेंट्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरह से ड्रॉ किया जाता है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की टेल इनिशियल पॉइंट पे होती है और हेड फाइनल पॉइंट पे होता है। तो यहां से एक इस तरह से वेक्टर ड्रॉ किया जाएगा डियर स्टूडेंट्स जो कि बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा होगा। तो ये आपका बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप वेक्टर्स की हेड टू टेल रूल के मुताबिक इन वेक्टर्स को देखें डियर स्टूडेंट्स तो मुझे नजर आ रहा है, देखें डायग्राम कह रही है फर्स्ट वेक्टर R1 के हेड के साथ सेकंड वेक्टर डिस्प्लेसमेंट की टेल को हमने ज्वाइन किया तो R1 में D को ऐड करने से R2 एक रिजल्टेंट आ गया। तो डायग्राम से हमें यह पता चला बाय हेड टू टेल रूल हम लिख सकते हैं R1 प्लस D इज इक्वल टू R2।
स्टूडेंट्स अब अगर मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट को लिखना चाहूं तो डिस्प्लेसमेंट को यूं लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू R2 माइनस R1। यानी कि ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली दो पोजीशन वेक्टर्स का डिफरेंस है। मैं सादा लफ्जों में समझाऊं तो मैं ऐसे कहूंगा कि डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन। पहले पोजीशन ये थी, फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद जब बॉडी यहां से यहां पहुंचा, अब पोजीशन ये है। तो पोजीशन में चेंज कितना आया है ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्सप्लेन कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा और पॉइंट याद रखिएगा, आपने एफएससी में से पढ़ा होगा, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, तो वो इस तरीके से हम निकालेंगे। सिंपली ये हो जाएगा R2 स्क्वायर प्लस इंटू माइनस R1 स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से हम मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ना, इस डायग्राम से हमें और बड़े पॉइंट्स समझ में आते हैं। वो पॉइंट्स आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। आइए जरा डिस्कस करते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात ये देखें, इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी। तो ए से बी तक आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस क्या है, दैट इज एस। और आपको नजर आ रहा है कि जो डिस्टेंस है, जो एक्चुअल पाथ है वो ज्यादा है और जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, कम। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे एमसीक्यू के तौर पे एक छोटी सी बात डिस्कस करूं कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि इस रेशियो में जो न्यूमरेटर है ये बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है, स्मॉलर है। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है जी, डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है, इसीलिए जो ये रेशो है ओवरऑल इसका आंसर ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये भी तो पॉसिबल है कि ए से बी तक जाने का एक्चुअल पाथ भी बिल्कुल कैसा हो। ये जरा गौर से देखिएगा, अगर ए से बी तक जाने का एक्चुअल पाथ भी बिल्कुल इस डॉटेड लाइन की तरह हो, तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। ठीक है, फिर डिस्टेंस ही एक्चुअली क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उस केस में ऊपर और नीचे सेम डिस्टेंस होगा तो आप इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो मतलब ये डियर स्टूडेंट्स कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो डिस्टेंस है ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्टेंस 0 हो सकता है। ठीक है जी, डिस्टेंस की कोई ना कोई वैल्यू होगी और ये पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। तो आइए जरा इस बात को भी जरा देख लेते हैं। मैंने आपको ये बताया डियर स्टूडेंट्स, ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसके बारे में आप 3 पॉइंट्स को याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है, और नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप याद रखिएगा। आइए अब जरा एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहला जो हमारा एमसीक्यू है वो देखते हैं। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कोई इसके अलावा कोई एमसीक्यू पूछा गया, तो लेट्स से एमसीक्यू इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, फॉर ए बॉडी, ठीक है, मूविंग अलोंग सेमीसर्कल, मूविंग अलोंग सेमीसर्कल of radius r, semicircle of radius r is। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि what will be the ratio of distance to the magnitude of displacement for a body moving along a semicircle of radius r। तो डियर स्टूडेंट्स इस एमसीक्यू के लिए हमें 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे। तो आइए जरा देखते हैं कि वो 4 ऑप्शंस क्या हैं और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो लेट्स से डियर स्टूडेंट्स इसका जो अल्फा ऑप्शन है वो है जी π/2। ठीक है, बीटा ऑप्शन हमें गिवन है दैट इज π/3। चार्ली ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स हमें गिवन है दैट इज 2π, और डेल्टा ऑप्शन हमें गिवन है दैट इज डियर स्टूडेंट्स 3π/2। तो इनमें से हमने कोई एक राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन दूंगा। देखिए, अगर मैं सर्कल की बात करूं ना, लेट्स सपोज कर लें कि ये एक सर्कल मैंने आपके सामने ड्रॉ किया। ठीक है,
अगर कोई मास m की बॉडी इस सर्कल के अंदर मूव करती है तो सबसे पहले जरा देखते हैं कि एक्चुअली उस मास m की बॉडी के लिए हम क्या पॉइंट डिस्कस करते हैं। लेट्स से स्टूडेंट्स सपोज कर लें अगर मास m की बॉडी यहां से मूव कर रही है ना, और वो यहां से मूव करने के बाद दोबारा यहां पर आ जाती है, तो अब एक चीज का ख्याल रखें, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है सेम। यहां से उसने स्टार्ट किया, एक रेवोल्यूशन के बाद दोबारा यहां पे आ गई, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, इट इज जीरो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं है। डिस्टेंस किसके बराबर है, ये सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर है, और आप जानते हैं सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये रेडियस है, ये डिस्टेंस, ये रेडियस है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पे इस क्वेश्चन में क्या बात की गई है, इस क्वेश्चन में बात की गई है अलोंग ए सेमी सर्कल। मतलब डियर स्टूडेंट्स आप यहां से मूव करके जस्ट यहां तक आए, ये सेमी सर्कल, यहां से आपने मूव करना शुरू किया, यहां से मास m की बॉडी ने मूव करना शुरू किया और यहां तक आई। अच्छा, अब जो डिस्टेंस कवर किया इट इज द हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो आइए जरा इसका सोल्यूशन देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स जब इसे सॉल्व करेंगे तो मैं ऐसे लिखूंगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसका हाफ करें 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2, तो सेमी सर्कल के अंदर जो डिस्टेंस आ गया डियर स्टूडेंट्स दैट इज पाई r। अच्छा, नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक स्ट्रेट पाथ। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डियर स्टूडेंट्स मैं ऐसे करूंगा कि यहां से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे यहां तक, इस तरह से, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो देखें डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगी, r प्लस r। तो डियर स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2r। तो देखें r से कैंसिल हो गया, तो पता चला कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स दैट इज पाई बाय 2, और पाई बाय 2 क्या है जी, अल्फा में मौजूद है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स आइए एक और छोटा सा एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। लेट्स से अगर आपको एमसीक्यू इस तरीके से पूछा जाए कि एक्स वाई प्लेन के अंदर 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक इंसेक्ट है, वो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान मूव किया है और पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। पहला पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स ये, जिसके ऑर्डिनेट्स हैं 6 2। अब आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 6 बता रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस, ठीक है, और ये 2 बता रहा है वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स वो है 10 5। ठीक है, इसे पॉइंट ए का नाम दे देते हैं, इसे पॉइंट बी का नाम दे देते हैं। कोई एक इंसेक्ट है, पहले वो इस पॉइंट पे था, इसके ऑर्डिनेट्स गिवन है, फिर वो मूव करके इस पॉइंट तक चला जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द इंसेक्ट। तो आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट की क्या बतानी है, मैग्नीट्यूड बतानी है। अब डियर स्टूडेंट्स 4 ऑप्शंस आपके पास होंगे, मैं वर्बली बता देता हूं। ऑप्शंस है आपके पास 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर या 30 मीटर। तो इनमें से कोई एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत से बच्चे ये समझते हैं कि शायद वेक्टर एनालिसिस से जान छूट गई है, लेकिन नो डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं, ये इक्वेशन आपके सामने है और इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको वेक्टर फॉर्म से हम डिनोट कर रहे हैं। तो अब यहां पे हमें सबसे पहले इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ेगा। अच्छा जल्दी से जरा वर्बली बना लेते हैं, इसका जरा पोजीशन वेक्टर बनाएं। इसका पोजीशन वेक्टर होगा 6i कैप प्लस 2j कैप। ये i कैप और j कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, x एक्सिस के अलोंग i कैप, y एक्सिस के अलोंग j कैप और z एक्सिस के अलोंग k कैप यूज करते हैं स्टूडेंट्स। इसका भी जल्दी से पोजीशन वेक्टर बनाएं, ये बनेगा 10i कैप प्लस 5j कैप। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने सीखा था कि डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द चेंज इन पोजीशन वेक्टर्स, या डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए बॉडी। तो अब देखें यहां पे मैं कैसे लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू r2 माइनस r1। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखें जरा इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। r2 की क्या वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये है जी 10i कैप प्लस 5j कैप। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा आगे ये फॉर्मूले का माइनस है, आ गया माइनस साइन। अब ये इसके सिंबल्स को चेंज कर देगा, तो ये आ जाएगा 6i कैप माइनस प्लस माइनस
टू जे कैप। अब डियर स्टूडेंट्स फर्दर आप इसे कैसे लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करें 4 आई कैप प्लस 5 में से 2 को करें तो ये आ जाएगा प्लस 3 जे कैप। अब स्टूडेंट्स आपको मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आता होगा, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। तो डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है डियर स्टूडेंट्स, ये देखें ये इस तरीके से हम कंप्यूट करेंगे, ये आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 अंडर रूट 25। और डियर स्टूडेंट्स अगर ये अंडर रूट 25 है तो आप इसे 5 मीटर लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स कि उसने आपको ऑप्शंस में क्या दिया है। अगर सारे ऑप्शंस में वो मीटर को डिस्कस करता है आप मीटर डिस्कस कर दें, अगर तमाम ऑप्शंस के अंदर वो सेंटीमीटर को डिस्कस करता है आप सेंटीमीटर डिस्कस कर दें। लेकिन अगर वो कोई यूनिट यूज नहीं करता तो इन जनरल वो वर्ड यूनिट्स भी यूज कर सकता है कि 5 यूनिट्स का डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरीके से भी बात की जा सकती है। अब डियर स्टूडेंट्स एक बड़ा जबरदस्त एमसीक्यू आपसे शेयर करता हूं जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है। देखें कभी कभार क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये बताया गया होता है कि एक मास एम की बॉडी 4 मीटर ड्यू नॉर्थ जा रही है, देन वो 3 मीटर ड्यू वेस्ट जा रही है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को बताइए क्या होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इस तरह का क्वेश्चन एक डिस्कस करते हैं। लेट्स से आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये बताया गया, बल्कि आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ईजी हो जाएगा उससे ज़रा, और फिर एंड पे आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये डायरेक्शन आपको पता है डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक बॉडी ने 4 मीटर कवर किया, ठीक है जी, ड्यू नॉर्थ, ठीक है जी, देन 3 मीटर कवर किया ड्यू वेस्ट। अच्छा ड्यू का मतलब होता है स्ट्रेट टूवर्ड्स, ड्यू नॉर्थ स्ट्रेट टूवर्ड्स नॉर्थ, ड्यू वेस्ट स्ट्रेट टूवर्ड्स वेस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत से बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे जल्दी से एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। जल्दी से एक इस तरह से लाइन लगाते हैं और राइट एंगल ट्राइंगल को कंसीडर करके उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। वो सोल्यूशन भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कब डियर स्टूडेंट्स, जब सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज दी हो, 2 डायरेक्शंस दी हो। लेकिन अगर मैं ऐसे डिस्कस करूं कि बॉडी 4 मीटर इधर गया, फिर 3 मीटर इधर गया, फिर 3 मीटर इधर गया, देन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स। तो अब एक जरा छोटा सा पॉइंट जरा याद रखिएगा। देखिए अगर मैं एक्सिस की बात करूं ना, तो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है, या इसे नेगेटिव वाई एक्सिस भी कहते हैं। आइए जरा यूनिट वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। इसके अलोंग जो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं वो है आई कैप। इसके अलोंग जो हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं डियर स्टूडेंट्स वो है जी माइनस आई कैप, और इसके अलोंग हम यूज करते हैं जे कैप, और यहाँ पे होगा माइनस जे कैप। अब डियर स्टूडेंट्स आप जरा गौर से देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी। तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है वो यूं लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट डी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पहले किधर गई बॉडी 4 मीटर ड्यू नॉर्थ, 4 किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं ये करूंगा डियर स्टूडेंट्स, मैं लिखूंगा 4 जे कैप। जे कैप क्यों लिखा डियर स्टूडेंट्स, जे कैप का मतलब है वाई एक्सिस के लॉन्ग मतलब नॉर्थ, ठीक है जी। उसके बाद वो कहां गया, 3 मीटर ड्यू वेस्ट, वेस्ट का मतलब है माइनस एक्स एक्सिस माइनस आई कैप, तो माइनस 3 आई कैप आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो आप लोगों ने इक्वेशन बनाना सीख ली। इसी तरह से वो क्वेश्चन में जितनी मर्जी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करे, आप इस तरह से चलते जाइए। आई कैप की बात कर लें, नेगेटिव आई कैप की बात कर लें, जे कैप की बात कर लें, माइनस जे कैप की बात कर लें, आपने सारी इक्वेशन को लिख लेना है। एंड पे क्या होगा, जे और आई के टर्म्स में इस तरह की एक आपके पास फॉर्म आ जाएगी। अब देखें इसकी मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालेंगे 4 स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 3 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स फर्दर आप जानते हैं, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, अगेन ये बनेगा 16 प्लस 9 जो कि आ जाएगा अंडर रूट 25। और डियर स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड है ये कितनी आ जाएगी, 5 मीटर आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और बहुत से बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि सर इसको ऐसे भी तो किया जा सकता है कि हम यहाँ से एक डायरेक्ट इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं,
तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। फिर इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें दो पोजीशंस के दरमियान ये जो शॉर्टेस्ट इरेक्ट पाथ है ये हमारे पास आ जाएगा। तो यस डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि अगर आपको क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज ज्यादा दी हो कि पहले बॉडी किधर गई, ईस्ट की तरफ गई, देन नॉर्थ की तरफ गई, देन वेस्ट की तरफ गई, देन इधर आ गई, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इस तरह से एक कोई वेक्टर फॉर्म को लिख के उसको शॉर्ट फॉर्म में ला के सिंपली आप उसकी मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे थे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स एक और एमसीक्यू से बात स्टार्ट करते हैं। जैसे ये देखें जी, एमसीक्यू आपके सामने है। अब इसकी एक्चुअली वैसे तो स्टेटमेंट है या डायग्राम आपको गिवन हो सकती है, तो इसकी डायग्राम पे जरा गौर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से बात की जा सकती है कि एक पॉइंट ए है, ठीक है, एक मास m की बॉडी यहां से मूव करके, ठीक है जी, बॉडी पॉइंट ए से किधर आ गई, पॉइंट बी पे, और उसके बाद बी से कहां तक जाती है, सी तक जाती है। तो अगर मैं मास m की बॉडी की मोशन की बात करूं तो ए से बी तक मास m की बॉडी ने 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और बी से सी तक वो एक सेमी सर्कल में मूव कर रही है जिसका रेडियस डियर स्टूडेंट्स आपको गिवन है, दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो अब आपसे दो बातें पूछी जाती हैं। तो एक्चुअली मैं जो यहां पे एमसीक्यू डिस्कस कर रहा हूं उसकी वो डायग्राम आपको गिवन है। एक्चुअली वो डायग्राम है जिसमें आपको बताया कि बॉडी ए से बी तक गई, उसने डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर का कवर किया, देन वो बी से सी तक गई इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो जल्दी से दो बातें बता दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बताइए कितनी है, और डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कितनी है। अब डियर स्टूडेंट्स, उस डायग्राम के बाद सॉल्यूशन आइए जरा यहां पे करते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है, ये ओवरऑल डायग्राम ऐसे बनी हुई थी। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। बॉडी की बात करें तो बॉडी ए से बी गई और बी से सी गई, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल से फाइनल के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये देखें मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी कि मुझे ये लेंथ चाहिए जो कि बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। अब डियर स्टूडेंट्स आप नोट कीजिए, मेरे पास तो जस्ट ये रेडियस था 4 सेंटीमीटर का, तो अगर मैं बी को सी से मिला देता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो ये फैक्टर 4 सेंटीमीटर या ये रेडियस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो ये टोटल लेंथ कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स, ये हो गई 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे आपको समझाऊं तो मैंने कुछ ऐसे किया है, ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, इसको आप ऐसे मिला दें, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब यहां से डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड तो तब आएगी डियर स्टूडेंट्स जब इस लेंथ का पता होगा। तो इस लेंथ का भी हमें एक्चुअली पता है, वो कैसे, रेडियस 4 सेंटीमीटर है तो 4 + 4 क्या हो जाएगा, 8। इसीलिए आप देखें उस डायग्राम में जिसमें मैंने आपको सॉल्यूशन दिखाया है वहां पे इस तरह से मैंने 8 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट किया डियर स्टूडेंट्स। तो अब यहां पे आप देखें कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, वैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है जूनियर क्लासेस में, लेकिन एक दफा फिर मैं बता देता हूं। वो डियर स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आपने पढ़ा था, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो अगर मैं डायरेक्ट लिखूं डियर स्टूडेंट्स तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी डियर स्टूडेंट्स। आपको तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो दोनों तरफ अंडर रूट ले लें। तो डियर स्टूडेंट्स अंडर रूट लेंगे, फर्दर आएगा डी इज इक्वल टू अंडर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करें 100 आ जाएगा। अंडर रूट लें 100 का, आंसर क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो अभी हमने नंबर 1 क्या फाइंड आउट किया है, डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट किया है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए, यही सारा मटेरियल आपको गिवन हो, लेकिन बात करें कि बॉडी ए से बी गई, बी से सी तक सेमी सर्कल में मूव की, जल्दी से डिस्टेंस बताइए। तो डिस्टेंस को मैंने देखें यहां पे कंप्यूट किया। अब डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ, जिस पाथ पे बॉडी ने एक्चुअली अपनी मोशन परफॉर्म की है वो टोटल पाथ आप अगर कैलकुलेट कर लो तो वो आपका डिस्टेंस है। तो बॉडी कैसे मूव की, ए से बी तक, तो ए से बी तक डिस्टेंस कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर का। फिर बी से सी तक ये सेमी सर्कल है। तो अभी मैंने एक प्रीवियस एमसीक्यू के अंदर आपको ये सेमी सर्कल बताया था डियर स्टूडेंट्स, और ये जो सेमी सर्कल है ये कितना डियर स्टूडेंट्स, ये पाई आर के बराबर होता है। तो डिस्टेंस क्या बना, 6 सेंटीमीटर प्लस पाई आर।
अब पाई की वैल्यू अगर मैं 3.14 यूज करूंगा तो कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है, तो आइए इसे अप्रोक्सीमेशन में ले जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस पाई की जगह अब मैंने क्या यूज किया, मैंने यूज किया 3, तो ये देखें 6 सेंटीमीटर एज इट इज, पाई की जगह 3 आ गया, आर कितना है ये हमें गिवन है, दैट इज 4 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 4 12, तो 6 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली ये 18 सेंटीमीटर बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा आसान था, जिसमें हमने नंबर 1 एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट किया, नंबर 2 डिस्टेंस को फाइंड आउट किया। अब डियर स्टूडेंट्स, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें एक सर्कुलर पाथ दिया होता है और उसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर हमें डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा होता है। जैसे देखेंगे मैंने एक सर्कल आपके सामने ड्रॉ किया है, ये सर्कल यहां पे ड्रॉ करने का मकसद ये है डियर स्टूडेंट्स, ये देखें आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अगर कोई मैस की बॉडी पॉइंट ए से अपनी मोशन को स्टार्ट करती है, तो लेट्स से अगर मैं आपसे कहूं कि बॉडी ए से बी तक, ये ए से बी तक गई है, दो चीजें बताएं, डिस्टेंस बताएं और डिस्प्लेसमेंट बताएं। जब मैं डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूं तो अंडरस्टूड है, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इस बात का ख्याल रखिएगा। बॉडी ए से बी तक गई, डिस्टेंस बताएं, डिस्प्लेसमेंट बताएं। दूसरा क्वेश्चन, बॉडी ए से सी तक आई, डिस्टेंस बताएं, डिस्प्लेसमेंट बताएं। बॉडी ए से मूव करके डी तक आई, जल्दी से डिस्टेंस बताएं, डिस्प्लेसमेंट बताएं। बॉडी ए से मूव करके इस सर्कुलर पाथ में दोबारा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद बॉडी ए से स्टार्ट होकर दोबारा ए पे आ गई, जल्दी से डिस्प्लेसमेंट बताएं, डिस्टेंस बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या आप हर दफा कोई इक्वेशन बना के, कोई पाइथागोरस थ्योरम लगा के, कोई ट्रायंगल का रूल बना के क्या हमेशा ऐसे सॉल्व करते रहोगे? नो डियर स्टूडेंट्स। तो इसका अब मैं आपको एक शॉर्टकट प्रोवाइड करने लगा हूं। शॉर्टकट ये है डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपके सामने लिखा है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप क्या करेंगे, d इज इक्वल टू आर विच इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, √2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इस इक्वेशन को याद रखें, ये डिस्प्लेसमेंट सर्कुलर पाथ में निकालने का शॉर्टकट है। इसी तरह से अगर बॉडी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रही है तो आप उसका डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। डिस्टेंस निकालने का ये शॉर्टकट है, s इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय थीटा डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। अब आप सब सोच रहे होंगे कि सर हमें शॉर्टकट का पता चल गया, लेकिन हमें एक बात नहीं समझ आई, सर ये थीटा क्या है, सर ये एंगल क्या है, ये एंगल कहां से लेना है, किसके साथ है, किस तरह से एंगल को डिस्कस किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी कुछ देर पहले इसी लेक्चर में मैंने आपको एक एमसीक्यू करवाया था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ए बॉडी मूविंग अलोंग ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो मैं यहां पे सेमी सर्कल की बात करूंगा। अब जरा देखिएगा, सेमी सर्कल का मतलब है कि डियर स्टूडेंट्स, बॉडी पॉइंट ए से ना इस पॉइंट से मूव करके पता कहां जाएगी, यहां से मूव करेगी अलोंग ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर और अल्टीमेटली कहां पे आ जाएगी, पॉइंट सी पे आ जाएगी। तो आइए जरा डिस्प्लेसमेंट को कंप्यूट करते हैं और अब मैं बताता हूं कि ये थीटा क्या है। थीटा बेसिकली इस रेफरेंस लाइन के साथ बनने वाला एंगल है। इनिशियली बॉडी कहां पे थी, ए पे, ठीक है, फिर फाइनली कहां पे चलेगी, सी पे। तो इस रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वो कितना डियर स्टूडेंट्स, 180 है। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये वाली इक्वेशन यहां पे लिखी और उसमें वैल्यू पुट की एंगल की। सेमी सर्कल की बात हो रही थी, इस तरीके से सेमी सर्कल है और एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो d इज इक्वल टू आर √2 इंटू 1 माइनस कॉस 180। कॉस 180 क्या हो जाएगा, -1, माइनस माइनस प्लस, तो 1 + 1 2, तो यहां पे भी 2 और डियर स्टूडेंट्स इस पूरे फैक्टर की जगह आ जाएगा 2। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें मैंने लिख दिया इसकी जगह 2। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखें आप, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगा √4 और ये जो r है ये अंडर से बाहर है। अब √4 क्या होता है, 2। तो मुझे अब बताइए वहां पर आपने सेमी सर्कल के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या निकाला था, 2r निकाला था। आइए जरा डिस्टेंस को भी चेक कर लेते हैं। डिस्टेंस आपके सामने है, डिस्टेंस s इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय थीटा। बॉडी ने पॉइंट ए से लेके कहां तक मोशन परफॉर्म की, सी तक। अब क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अब होना ये है कि आप ये टोटल एंगल 180 पुट करोगे इस थीटा की जगह। तो पता ये चला कि ये जो एंगल थीटा है ये एक्स एक्सिस के साथ समझाने के लिए या रेफरेंस लाइन के साथ बनने वाला एंगल है और ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल है। ये बात याद रखनी है आपने। अभी आगे चल के मैं बताता हूं कि क्यों मैंने वर्ड यूज किया शॉर्टेस्ट पॉसिबल। तो ये देखिए, जब मैंने वैल्यूज को पुट किया, s इज इक्वल टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाई, देखें यहां पे क्या है
थीटा, मैंने क्या लिख दिया 180। तो डियर स्टूडेंट्स, जिसे अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 0 डिग्री से कैंसिल, मतलब 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, 18 है, यहाँ पे 2 आ गया, 2 से कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो डिस्टेंस निकल आया डियर स्टूडेंट्स वो कितना आ गया, पाई आर। ठीक है, अब देखें यहां पे तो ये बड़ा आसान लग रहा है। कई बच्चे कह रहे होंगे सर इस फॉर्मूला को यूज करने की क्या जरूरत है, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप डायरेक्ट r प्लस आर कर लें, 2r आ जाएगा। यू आर राइट, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर आपसे वो ऐसा कहे कि बॉडी ए से कहां गई है, बी तक गई है, आप बताएं डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर बॉडी ए से बी तक गई है तो देखिए एंगल मैंने दिखाया कितना बनेगा, फिर 90 डिग्री बनेगा। और वैसे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें ना, अगर कोई ऐसा बच्चा जो कहता है सर कि क्या कोई और तरीका है, तो हम ये कहते हैं डियर स्टूडेंट्स है। वो तरीका क्या है वो जरा देखिए, इनिशियल पॉइंट है ए, फाइनल पॉइंट है बी, तो ये देखें ये एक मैंने स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर। तो आप पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू यहां से क्या करते हो, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड निकालते हो। तो एक काम क्यों नहीं करते, आप डायरेक्ट यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाओ। आइए लगाते हैं। बॉडी ए से बी तक गया ना, एंगल कितना है 90, मैं लिखूंगा d इज इक्वल टू आर अंडर रूट 2 इंटू 1 माइनस कोस 90, कोस 90 0, 1 माइनस 0 1, 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है मैं लिखूंगा ए से बी तक जाने का डिस्प्लेसमेंट, वो इस शॉर्टकट से डायरेक्ट निकल रहा है, और वो पता क्या आ रहा है, अंडर रूट 2r। अब आप एक काम कर लीजिएगा, पता क्या काम करना है आपने, आप इसे राइट एंगल ट्रायंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी करें, फिर भी आंसर ये आएगा। फिर पता चलता है कि ये कितना इफेक्टिव एक शॉर्टकट है, और यहां से आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। थीटा की जगह आप 90 डिग्री पुट कर दें डियर स्टूडेंट, सॉल्व करें तो ये आपके पास पाई आर बाय 4 आ जाएगा। तो इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स अभी मैं डिस्कस कर रहा था, ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल है। फर्ज करें जनाब बॉडी ए से मूव करके किधर आ गई, बी पे नहीं रुकी, सी पर भी नहीं रुकी, डी पे आ गई। अब एंगल क्या होगा, क्या ये बाहर वाला एंगल लेंगे आप, वो तो 270 बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आप ये शॉर्टेस्ट एंगल कंसीडर करेंगे ना, तो बाहर वाले 270 की बजाय आप ये 90 डिग्री ही डिस्कस करेंगे। तो यहां पर भी आप ओवरऑल सॉल्व करके बता सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स एक और छोटा सा पॉइंट है यहां पर, वो ये है कि आपने जब डिस्टेंस निकालना है फिर आप क्या करेंगे। देखें जब डिस्टेंस निकालना है तो उसमें आप सिंपली ऐसे कर लें, क्योंकि अगर आप यहां पे 90 डिग्री पुट कर देंगे तो वो डिस्टेंस आपके पास ठीक नहीं आएगा। तो डिस्टेंस ये होगा, इधर देखें, दिस प्लस दिस प्लस दिस। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि ये देखें यहां पर क्या होगा, आप ए से बी पे गए, बी से सी पे आए, मतलब ये हो गया सेमी सर्कल, ये क्या हो गया पाई आर, ठीक है। और पाई आर में जस्ट आपने ये ऐड करना है। अब ये क्या होता है सिंपली, तो ये बन जाएगा पाई आर प्लस पाई आर डिवाइडेड बाय 4, मतलब ये जो डिस्टेंस है आपके पास ये पाई आर बाय 4 है, तो यहां तक पाई आर है, उसमें आप आगे पाई आर बाय 4 पुट कर देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स एक और बड़ी जबरदस्त बात याद रखनी है, देखिए शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल आपने वहां पे यूज करना है जहां पे आप डिस्प्लेसमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या है कॉस, यहां पे आप शॉर्टेस्ट पॉसिबल एंगल को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक तरीका मैंने आपको डिस्टेंस निकालने का बता दिया। अब कई बच्चे कहते हैं सर डिस्टेंस का तो यहां पे थीटा फेल हो गया। नो डियर स्टूडेंट्स, डिस्टेंस के लिए आपने टोटल एंगल ही लेना है, ठीक है जी। डिस्टेंस क्या है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय थीटा। आप यहां से लेके यहां तक आए तो आप एक्सटर्नल एंगल 270 ही यहां पे पुट करेंगे और उसी से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इसे अपने तौर पे कर लीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो जरूर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और हमारा जो नया टॉपिक है वो है जी एक्चुअली स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखिए स्पीड को सबसे पहले हम कैसे डिफाइन करते हैं, स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और इसके यूनिट्स हैं एसआई मीटर पर सेकंड। इसी तरह से हम वेलोसिटी को डिस्कस करते हैं। वैसे हम नॉर्मली कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी इज नोन एज वेलोसिटी। तो मैं ऐसे लिखूंगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो वो एवरेज वेलोसिटी बन जाती है।
एवरेज वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी वही डायरेक्शन है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, और डियर स्टूडेंट्स इसके जो यूनिट्स हैं वो मीटर पर सेकंड है। अब कई दफा एक टर्म यूज की जाती है जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी भी मास एम की बॉडी की वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी इज नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एज टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अब डी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे बहुत से बच्चों को ये बात नहीं समझ आती कि जब एमसीक्यू आता है तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड को किस तरह से डिस्कस किया जाता है और गिवन ऑप्शंस में से किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। बस एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है जो कि अब मैं एक एमसीक्यू के तौर पे आपको समझाऊंगा। तो लेट्स सपोज डियर स्टूडेंट्स, आइए एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। और एमसीक्यू ये है कि एक मास एम की बॉडी है जो पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी तक गई along a semicircle of radius 1 मीटर, और बॉडी को A से B तक जाते हुए जितना टाइम लगा वो है जी 1 सेकेंड। अब क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा डियर स्टूडेंट्स कि नंबर 1, एक तो आप बताइए कि एवरेज स्पीड क्या है। तो नंबर 1 आपसे क्या पूछा गया, एवरेज स्पीड बताइए। दूसरा नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाएगा एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बताइए। देखिए मैंने वर्ड पे बहुत एम्फेसाइज किया है। एक मैंने क्या पूछा, एवरेज स्पीड निकालिए इस सिनेरियो के लिए। सेकेंडली मैंने बोला एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड निकालिए। तो आइए जरा ऑप्शंस डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर इसका मैं सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। ऑप्शन अल्फा है जी 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बीटा है 3.14 मीटर पर सेकेंड, चार्ली है डियर स्टूडेंट्स 0, और इसी तरह से डेल्टा है डियर स्टूडेंट्स 4 मीटर पर सेकेंड। आइए सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज स्पीड। तो नंबर 1 देखें जनाब, बात हो रही है एवरेज स्पीड की। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज डिटरमिन्ड बाय डिस्टेंस। तो आप स्पीड के लिए लिखेंगे डिस्टेंस ओवर टाइम। अब इस सेमी सर्कल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, बहुत ज्यादा चीजें बताई मैंने आपको, अब याद हो जाना चाहिए कि इस सेमी सर्कल में जो डिस्टेंस होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है पाई आर। तो डिस्टेंस की जगह पाई आर आ गया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। पाई की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आप यूज करेंगे 3.14, ठीक है। आर कितना है, ये हमें 1 गिवन है, डिवाइडेड बाय यहां से यहां तक जाने का टाइम भी कितना है, 1 है। तो पता चला डियर स्टूडेंट्स कि यहां पे हमारे पास जो एवरेज स्पीड है ये आ जाएगी 3.14 मीटर पर सेकेंड। तो देखें एवरेज स्पीड, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बनेगा बीटा 3.14 मीटर पर सेकेंड। आइए काम करते हैं, अब सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकेंडली हमारे पास डियर स्टूडेंट्स नंबर 2 हम बताएंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो मैं लिखूंगा एवरेज वेलोसिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात विच इज डिटरमिन्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब A से B तक जाने का डिस्प्लेसमेंट क्या है, R प्लस R, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2R डिवाइडेड बाई T। देखें R कितना है 1, T कितना है 1, तो पता चला द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड के लिए आंसर क्या आ जाएगा, अल्फा। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, आपने एक ही एमसीक्यू के अंदर 2 चीजों को सीखा है। आपने एवरेज स्पीड निकालने का तरीका सीखा और इसी तरह से आपने एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका सीखा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स एक और एमसीक्यू आप लोगों से डिस्कस करता हूं और एक और नया पॉइंट आपको सिखाता हूं। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको एमसीक्यू इस तरीके से पूछा जाए जिसमें यह डिस्कस किया जा रहा हो कि एक मास एम की बॉडी है वो लाहौर से इस्लामाबाद जाती है, ठीक है, ISB स्टैंड्स फॉर इस्लामाबाद। एक कार है, एक मास एम की बॉडी है, लाहौर से इस्लामाबाद गई और लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए डियर स्टूडेंट्स उसकी जो स्पीड थी वो थी 60 किलोमीटर पर आवर। फिर वही मास एम की बॉडी इस्लामाबाद से दोबारा कहां पे आ गई, लाहौर, और अब जो उसकी स्पीड थी वो थी 40 किलोमीटर पर आवर।
तो डियर स्टूडेंट्स ये डाटा आपको गिवन है। अच्छा, कई बच्चे सोच रहे होंगे मजाक के तौर पे कि सर जीटी रोड से गए हैं या मोटरवे से गए हैं। चलें जी, सपोज कर लेते हैं मोटरवे से गए और मोटरवे से ही वापस आए। ठीक है जी, लाहौर से इस्लामाबाद वाया मोटरवे गए तो स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। वही गाड़ी, रूट वही। ठीक है जी, इस्लामाबाद से भी लाहौर मोटरवे से आए हम, और अब हमारी जो कार की स्पीड है वो क्या है, लेट्स से 40 किलोमीटर पर आवर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे ये पूछा गया है कि जल्दी से बता दें एवरेज स्पीड क्या होगी। देखें, वर्ड पे फोकस किया है, एवरेज स्पीड। और इसके लिए डियर स्टूडेंट्स जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं जरा उनको देख लीजिए। अल्फा ऑप्शन में मैं डिस्कस कर रहा हूं 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी तरह से जो बीटा ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स उसमें मैं लिख रहा हूं 48 किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स जो चार्ली ऑप्शन है उसमें आप लिखें जी 52 किलोमीटर पर आवर। और सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स डेल्टा में मैं लिख देता हूं नन ऑफ दिस। तो ये आपके सामने एमसीक्यू है, 4 ऑप्शंस हैं। तो जी डियर स्टूडेंट्स, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये सबसे ज्यादा अहम बात है। जी डियर स्टूडेंट्स, कैसे सॉल्व करेंगे आप इस एमसीक्यू को जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स पता क्या कहते हैं, सर इसका आंसर है फौरन से पहले, सर इसका आंसर है 50 किलोमीटर पर आवर। क्यों? अप्रोच आपने क्या यूज की वो मैं अब आपको बताता हूं। बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर जी देखिए हमने तो सिंपली एवरेज स्पीड को ही डिटरमिन करना है ना। तो कहते हैं सर एवरेज स्पीड यूं निकाल लें आप v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। वो कहते हैं सर इस फॉर्मूला से हमने एवरेज स्पीड को फाइंड आउट किया है, यानी कि जाते हुए 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, 60 प्लस 40 100 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आ जाता है 50। नो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रॉन्ग। आपने इस क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन को तो देखा ही नहीं। देखें, 3 चीजें होती हैं। अगर मैं फॉर्मूला लिखूं ना S इज इक्वल टू VT, यानी मैं ये बात कर रहा हूं, फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूं S इज इक्वल टू VT, तो अगर आप टोटल वेरिएबल्स की बात करो डियर स्टूडेंट्स तो 3 वेरिएबल्स हैं, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। यहां पर क्या क्या चीजें सेम है, क्या डिफरेंट है, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, लाहौर से इस्लामाबाद गया वाया मोटरवे और फिर इस्लामाबाद से दोबारा वाया मोटरवे लाहौर आया, तो जाते हुए और वापस आते हुए डिस्टेंस सेम है। अब डिस्टेंस सेम है ना, इसलिए स्पीड भी डिफरेंट है। जाने का टाइम कुछ और है, वापस आने का टाइम कुछ और है। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, इसको एक्चुअली आपने ऐसे सॉल्व करना था। आप लिखते एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस s प्लस s टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, t1 प्लस t2। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये आपके पास आ गया। तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा जी 2s। डिनोमिनेटर में क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, t1 प्लस t2। अब यहां से आप t की वैल्यू निकालें तो ये s ओवर v आ जाएगा। अब डिस्टेंस सेम है तो मैं लिखूंगा s ओवर v1 प्लस s ओवर v2। तो डियर स्टूडेंट्स, जब इसे एलसीएम लेके फाइनली सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, रिलेशन आता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। अब डियर स्टूडेंट्स, सवाल ये पैदा होता है कि देखें, जब आपको स्टेटमेंट के अंदर से इंपॉर्टेंट टर्म्स को निकालना आ जाए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना आ जाए, तो क्या इतनी लेंथी अप्रोच यूज करेंगे? तो क्यों ना डियर स्टूडेंट्स आप इसका एक शॉर्टकट रेडी कर लें। और शॉर्टकट पता क्या है, अब जरा देखिए, एवरेज स्पीड के एक्चुअली जो शॉर्टकट्स हैं वो जरा सुन लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, 2 तरीकों से बात की जा सकती है। नंबर 1, देखें जी, अगर तो आपके क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस सेम हो देन आपने क्या करना है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर आपके क्वेश्चन के अंदर टाइम इंटरवल सेम हो देन आपने क्या करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब बात बड़ी मैं सिंपल सी करने लगा हूं। डिस्टेंस अगर सेम हो, जैसे यहां पे बताया हुआ है, तो इतनी लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी। अब देखें, बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर यहां पे तो आपने बड़ी आसानी से बता दिया कि डिस्टेंस कैसे सेम है, लाहौर से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से लाहौर। आइए आपको एक छोटी सी और एग्जांपल दे देता हूं। देखें जी, ट्रेन की भी तो बात की जा सकती है कि एक ट्रेन, ठीक है, फर्स्ट 100 मीटर का डिस्टेंस या फर्स्ट 100 किलोमीटर का डिस्टेंस
इतनी स्पीड के साथ कवर करती है, और नेक्स्ट 100 किलोमीटर का डिस्टेंस इतनी स्पीड के साथ कवर करती है। तो डियर स्टूडेंट्स 100 किलोमीटर एंड नेक्स्ट 100 किलोमीटर क्या हुआ, डिस्टेंस सेम हो गया। तो इस तरह से आपको पता चलता है। तो इसका शॉर्टकट ये है डियर स्टूडेंट्स, जब आपका डिस्टेंस सेम होगा तो आप एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला यूज करोगे वो ये होगा 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। डियर स्टूडेंट्स इसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के अंदर हार्मोनिक मीन कहते हैं, तो ये हार्मोनिक मीन भी कहलाता है। अच्छा, अगर टाइम इंटरवल सेम हो, टाइम इंटरवल कैसे सेम हो सकता है जी? एक फर्ज करें कोई इंसेक्ट है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है फॉर फर्स्ट हाफ टाइम इतनी स्पीड के साथ, फिर दूसरी जगह से मजीद आगे जाता है फॉर नेक्स्ट हाफ टाइम इतनी स्पीड के साथ। तो टाइम इंटरवल अगर सेम हो, तो अगर टाइम इंटरवल सेम हो तो फिर जो आप एवरेज स्पीड निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो आप ऐसे निकालेंगे जैसे यहां पे निकाल रहे थे। ये बनेगा v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2, और इसे मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहते हैं अरिथमेटिक मीन। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर अगर स्पीड ही सेम हो तो फिर जाहिर सी बात है वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो उसकी इंस्टेंटेनियस और एवरेज क्या होगी, इक्वल होगी डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब एक और छोटा सा एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वो ये है, बल्कि उस एमसीक्यू को डिस्कस करने से पहले इसका आंसर तो मुझे बताएं क्या होगा। इसका आंसर आप इसे सॉल्व कर लें, ये होगा 2 × 60 × 40 डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40। आप उसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपके पास इसका आंसर इस शॉर्टकट से क्या आ जाएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। तो इस बात को याद रखना है कि एवरेज स्पीड के आपके पास दो केसेस हैं, और ये मैंने एक और बात बताई कि अगर स्पीड ही सेम हो डियर स्टूडेंट्स तो इसका मतलब है आपकी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है, और उसकी एवरेज स्पीड किसके बराबर है, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर है। तो ये भी याद रखना है कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस ये दोनों क्या है, इक्वल है। आइए जरा एक और एमसीक्यू से बात स्टार्ट करते हैं। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स एमसीक्यू मैं ये डिस्कस कर रहा हूं, मैं कहता हूं जी आपके पास एक ट्रेन है लाइक दिस। अब सपोज कर लें, मैं जस्ट यहाँ पे एक ट्रेन तो नहीं ड्रॉ करने लगा, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए कुछ ऐसे ड्रॉ करूंगा कि आपको एक्चुअल बात समझ में आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स लेट्स से आपके पास एक ट्रेन है, और मैं सपोज कर लेता हूं कि ये टुवर्ड्स ईस्ट मूव कर रही है, ठीक है, दिस इज ट्रेन। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें ये गिवन है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन विच इज बेसिकली द डिस्टेंस डियर स्टूडेंट्स, ये टोटल आपके पास है 150 मीटर, ठीक है जी, दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। और ये ट्रेन किधर जा रही है डियर स्टूडेंट्स, ये ट्रेन जा रही है ईस्ट की तरफ। और इसके बारे में एक और इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, वो इंफॉर्मेशन ये है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो ट्रेन है ना, ट्रेन वी ट्रेन, यानी ट्रेन की जो स्पीड है इट इज 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर डियर स्टूडेंट्स। और अब एक और बात सुन ले जरा, वो ये है कि लेट्स से अगर इसके इस एंड के ऊपर एक बर्ड है, दिस इज ए बर्ड, और इस बर्ड, ये बर्ड किधर जा रहा है, ये भी जा रहा है जी टुवर्ड्स ईस्ट, लेकिन इसकी जो स्पीड है वी बर्ड, वो जरा आपको मैं लिख देता हूं, वी बर्ड डियर स्टूडेंट्स ये है लेट्स से 15 मीटर पर सेकेंड। और आपसे मैं ये पूछता हूं कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। ये ट्रेन है जिसकी टोटल लेंथ 150 मीटर है, ट्रेन 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव कर रही है, किस डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और एक बर्ड यहाँ पे मौजूद है, और ये बर्ड भी ईस्ट की तरफ जा रहा है, और इसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। जाहिर सी बात है बर्ड की स्पीड ज्यादा है, तो ये कुछ देर के बाद इस ट्रेन को क्रॉस करके आगे चला जाएगा। तो मैंने आपसे पूछा, मैं लिख नहीं रहा, जस्ट वर्बली बता रहा हूं कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन। अब ये स्टूडेंट्स यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी के डिफरेंट केसेस हैं कि सेम डायरेक्शन में मूव करे तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स जस्ट आपको एक छोटा सा शॉर्टकट बता देता हूं कि जब कभी आप लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ना, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का शॉर्टकट ये है। रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली वेक्टर सबट्रैक्शन है, तो उसकी मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2 v1 v2
कॉज ऑफ थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से तीन चीजें आती हैं आपके सामने, देखें अगर दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो एंगल थीटा कितना हो जाएगा 0, cos 0 1, तो ये v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो सेम डायरेक्शन में जब बॉडी मूव करेगी तो रिलेटिव वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से आ जाएगी v1 माइनस v2। ऐसा कब होगा? जब दो मैसम की बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, जब एंगल थीटा कितना होगा 0 डिग्री। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट करके निकालते हैं। सेकंड केस डियर स्टूडेंट्स, अगर दो मैसम की बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो अब एंगल कितना होगा 180 डिग्री। cos 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2 v1 v2, तो वो v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स ऐड करके निकालेंगे कब? जब दो मैसम की बॉडीज ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी और थीटा कितना है हमारे पास 180 डिग्री है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स कभी कभार ऐसा भी होता है कि दो मैसम की बॉडीज या दो कार्स या दो ट्रेन्स ऐसे परपेंडिकुलरली भी मूव कर रही होती हैं, ठीक है ना। फर्ज करें एक रोड, नीचे रोड है, ऊपर ब्रिज बना हुआ है ना, तो नीचे एक ऐसे कार जा रही है और ब्रिज के ऊपर से एक ऐसे कार जा रही है, एंगल कितना है 90। तो उस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट्स वो आप कैसे निकालेंगे? तो v रिलेटिव इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आएगा cos 90 0, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा और रिलेटिव वेलोसिटी डियर स्टूडेंट्स बनेगी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो ये मैंने आपको रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बता दिया। आइए जरा देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो इसके ऑप्शंस भी मैं आपको बता देता हूँ। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स अल्फा में है 6 सेकेंड्स, बीटा में है 30 सेकेंड्स, चार्ली में है 10 सेकेंड्स और डेल्टा में है नॉट पॉसिबल, कि बर्ड के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि जनाब वो इस ट्रेन को कभी क्रॉस कर सके। तो एक ये भी ऑप्शन है। देखिए स्टूडेंट सिंपली मैं लिखूंगा s इज इक्वल टू वी टी, तो t किसके बराबर आ जाएगा? मैं लिखूंगा t इज इक्वल टू s ओवर v रिलेटिव, ये रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी। वो डिस्टेंस जिसको कवर करना है डियर स्टूडेंट्स दैट इज 150, ठीक है। अब सेम डायरेक्शन है, ये बात आपने याद रखनी है, सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स? सब्ट्रैक्ट करके। तो हायर माइनस लोअर कर दें। हायर किसकी है? बर्ड की। किधर है? 15, तो ये आ जाएगा 15 माइनस ट्रेन की कितनी है 10, तो स्टूडेंट्स ये बनेगा 150 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा आपके पास 30 सेकेंड्स। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बीटा 30 सेकेंड्स। अच्छा एक ट्विस्ट लेके आते हैं क्वेश्चन के अंदर। अगर ऐसा हो, मैं कहूं कि जनाब बर्ड इस जगह पे है और वो ईस्ट की तरफ नहीं जा रहा, वो वेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है जी, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, सब कुछ सेम है। अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिर आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, t इज इक्वल टू s ओवर v रिलेटिव, डिस्टेंस कितना आ गया 150, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन इधर जा रही है, बर्ड इधर जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी। तो देखें जी 15 प्लस 10 डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा 25। तो डियर स्टूडेंट्स आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हैं और फर्दर आप इसे यूं लिखेंगे तो आपका आंसर क्या आ गया? अब ऑपोजिट डायरेक्शन में 6 सेकेंड। अच्छा एक और चीज है, मैंने यहाँ पे डेल्टा क्यों लिखा है नॉट पॉसिबल? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स अगर ऐसा हो, मैं सपोज कर रहा हूं कि ये जो v बर्ड है, बर्ड की स्पीड ये आपको दे देता है 6 मीटर पर सेकेंड, तो खुदारा सॉल्व करने ना बैठ जाइएगा, क्योंकि अब ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, बर्ड की स्पीड कम है, तो बर्ड तो कभी क्रॉस कर ही नहीं सकता ट्रेन को, तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? नॉट पॉसिबल। तो डियर स्टूडेंट्स ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें आपने डिस्टेंस को सीखा, आपने डिस्प्लेसमेंट को सीखा, आपने स्पीड और वेलोसिटी को सीखा, ये एवरेज स्पीड के केसेस आप लोगों ने देखे, और डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने स्टार्ट में ये भी देखा कि एवरेज स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसे अच्छे तरीके से लेक्चर को देखिए, इसे सुनिए, इसमें से जो बात आपको नहीं समझ आती वो आप जरूर डिस्कस कीजिए। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।